Good morning, students. Today we are going to read classification of verb according to structure, यानी वर्ब का वर्गीकरण बनावट के अनुसार. We know that verb can be classified by two ways. First, according to meaning, and second, according to structure. According to meaning, classification of verb we already have read. पढ़ा है हम लोगों ने कि अर्थ के अनुसार वर्ब के कितने भेद होते हैं. प्रिंसिपल और लेक्सिकल वर्ब, फिर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव, वर्ब टू डू, एंड देन मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब. ये सब हम लोगों ने पढ़ा है. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यानी बनावट के अनुसार वर्ब के कितने भेद होते हैं. According to structure, verb can be classified by two ways. First, finite verb, and second, non-finite verb. समझ रहे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के भेद को बनावट के अनुसार, यानी वर्ब का वर्गीकरण बनावट के अनुसार. बनावट के अनुसार वर्ब का पहला जो भेद होता है वो होता है फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब. अब हम जानेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है. पहले फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन जान लीजिए आप लोग अच्छे से, और फिर हम नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताएंगे आपको. लिसन टू मी केयरफुली. फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब which changes its form according to its subject and tense. यानी फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है. समझ रहे हैं? फिर से समझिए इस चीज़ को. फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब which changes its form according to its subject and tense. यानी फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है. इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे. ध्यान दीजिएगा, ग्रामर में आपको समझने की ज़रूरत है. मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को कि ग्रामर रट्टा मारने की चीज़ नहीं है ना, ये समझने की चीज़ है. समझो आप ध्यान से इस चीज़ को. फाइनाइट वर्ब कैसा वर्ब होता है? फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है. एग्जाम्पल देखो. एक एग्जाम्पल हम लेते हैं. ही राइट्स ए लेटर. ठीक है, ही राइट्स ए लेटर. दिस इज द सेंटेंस. हम सभी जानते हैं कि ही यहाँ जो है वो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है. ए जो है वो आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल है. लेटर नाउन है. ठीक है ना, कॉमन नाउन है. अब ये राइट्स क्या है? डेफिनेटली ये वर्ब है. वर्ब जानते हो आप. वर्ब इज अ वर्ड which comes with the subject to show what someone or something does or what happens to them. So in this particular sentence, writes is verb.
अब ये मैं कहता हूँ कि ये राइट्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है, लेकिन मेरे कहने से तो नहीं होगा। हमें इस चीज़ को प्रूफ करके दिखलाना पड़ेगा कि ये कैसे फाइनाइट वर्ब है। ध्यान दीजिए आप लोग सभी लोग। मैं कह रहा हूँ कि ये राइट्स फाइनाइट वर्ब है, बट हाउ? क्या ये फाइनाइट वर्ब के डेफिनेशन को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा? अभी मैंने आपको बताया कि फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे कि ही राइट्स अ लेटर में सब्जेक्ट क्या है? ही है। और ये सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस को हम लोग किस टेंस में रख रहे हैं? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में रख रहे हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हमें मालूम है, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये राइट्स जो है, इसका V1 क्या होता है? राइट्स का V1 क्या होता है? राइट होता है। अब ये राइट्स क्यों हुआ है ना? हमें ये देखना है कि ये राइट्स क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना चाह रहे हैं, जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम V5 का यूज़ करते हैं। तो ये जो राइट्स हुआ है, ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदला है ना? समझ में आई बात? कि फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है। यहाँ पे राइट्स जो है उसका V1 राइट होता है। ये राइट्स इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही है, और सेंटेंस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना चाहते हैं। एंड दैट्स वाई राइट्स इज हियर फाइनाइट वर्ब। क्लियर? I hope and understand that you have understood it. ठीक है ना? एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। He is writing a letter. यहाँ पे is, ये जो है, ये write जो है वो is writing में क्यों बदला? वो इसलिए कि सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखना चाह रहे हैं, और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना? तो यहाँ पर इसलिए ये जो राइट है वो इज राइटिंग में बदला है। तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब क्या हो गया? इज राइटिंग हो गया, है ना? तीसरा एग्जाम्पल ले लो। ही हैज़ रिटन ए लेटर। यहाँ पे राइट हैज़ रिटन में क्यों बदला है? क्योंकि सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना चाह रहे हैं, और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। चौथा एग्जाम्पल ले लो। ही हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 10 मिनट्स। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है? हैज़ बीन राइटिंग, क्योंकि सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखना चाह रहे हैं, और सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग फाइनाइट वर्ब समझे होंगे ज़रूर। डेफिनेशन को प्रूव करके मैंने दिखाया। डेफिनेशन क्या है फाइनाइट वर्ब का? फाइनाइट वर्ब इज दैट वर्ब विच चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट एंड टेंस। एंड in these 4 examples, I have proved that the verb has changed according to its subject and tense. That's why in these 4 sentences, writes, is writing, has written, and has been writing are finite verbs. Clear? Any confusion? I don't think so. Now the second one, that is non-finite verb. What is this?
Non-finite verb is that verb which does not change its form according to its subject and tense. Non-finite verb वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता, यानी जस्ट अपोजिट ऑफ फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता. इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से दिखाएंगे, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स को हम इसके क्लासिफिकेशन में दिखाएंगे. देयर इज नो सब काइंड ऑफ फाइनाइट वर्ब, बट देयर आर 3 सब काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब के कोई उपभेद नहीं होते, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 उपभेद होते हैं. पहला होता है इन्फिनेटिव, नाम सुना होगा शायद आप लोगों ने. दूसरा होता है जेरेंट, और तीसरा होता है पार्टिसिपल. इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब के सब काइंड्स होते हैं. अब हम लोगों को जानना है इन तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स को बहुत ही अच्छे से. कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कीजिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर समझ नहीं पाओगे आगे आप, है ना. ये सारी चीज़ें मैं इसे कहता हूँ दीज आर बेसिक्स ऑफ ग्रामर. आगे हम आपको पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे वॉइस के बारे में, नरेशन के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में, एनालिसिस, सिंथेसिस, और ये सारी चीज़ें बेसिक्स आप नहीं जानोगे तो यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दोज चैप्टर्स प्रॉपर्ली. दैट्स व्हाई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बेसिक्स ऑफ ग्रामर. चलिए आइए हम लोग मुड़ते हैं और फिर से एक बार इन्फिनेटिव को देखते हैं. ये इन्फिनेटिव क्या है ना. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, फिर हम लिखवा भी देंगे आप लोगों को. इट शोज सिंपल मीनिंग ऑफ ए वर्ब. इन्फिनेटिव, मैं इन्फिनेटिव के बारे में बता रहा हूँ. इट शोज सिंपल मीनिंग ऑफ ए वर्ब. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ नंबर एंड पर्सन. जनरली इट इज़ मेड बाय एडिंग टू बिफोर V1. ठीक है, समझ बात आई. इट शोज सिंपल मीनिंग ऑफ ए वर्ब. It has nothing to do with number and person. Generally, it is made by adding to before V1. यह किसी भी वर्ब का साधारण अर्थ बताता है. इसको नंबर और पर्सन से कोई मतलब नहीं, और साधारणतया ये बनता कैसे है, V1 के पहले टू लगाकर, TO2 लगाकर ये बनता है इन्फिनेटिव. फॉर एग्जाम्पल, टू गो, टू प्ले, टू सिंग, ये सभी क्या हो गए, इन्फिनेटिव्स. आई बात समझ में. इन्फिनेटिव समझा आप लोगों ने. फिर से एक बार दोहराता हूँ. इट शोज सिंपल मीनिंग ऑफ ए वर्ब. इट हैज़ नथिंग टू डू विथ नंबर एंड पर्सन, एंड जनरली इट इज़ मेड बाय एडिंग टू बिफोर V1. यह किसी भी वर्ब का साधारण अर्थ बताता है. इसको नंबर और पर्सन से कोई मतलब नहीं, और साधारणतया ये बनता कैसे है, V1 के पहले टू लगाकर, TO2 लगाकर. ठीक है ना. टू गो, टू प्ले, टू सिंग, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्फिनेटिव. लेकिन एक बार मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा कभी मत समझना कि बिना टू के इन्फिनेटिव बन ही नहीं सकता. बिना टू के भी इन्फिनेटिव बनता है, लेकिन ऐसे इन्फिनेटिव को हम लोग क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव. BARE, बेयर इन्फिनेटिव, यानी वो खाली इन्फिनेटिव होता है, नंगा इन्फिनेटिव होता है. समझ रहे हैं ना. जैसे आई कैन डू दिस वर्क, यहाँ पर भी डू इन्फिनेटिव है, लेकिन ये बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि इसके साथ टू नहीं आया. ही विल गो देयर, सॉरी, दैट कैनॉट बी यूज्ड हियर. चलिए
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फिनेटिव भी आप समझ लिए हो। दूसरा, दैट इज जेरंड। Gerund is a non-finite verb in which we have qualities of two parts of speech. Gerund एक ऐसा non-finite verb है जिसमें दो parts of speech के गुण छिपे होते हैं। पहला verb और दूसरा noun, and that's why it is also called a verbal noun. And how is it made? कैसे बनाते हैं हम इसको? By putting ing just after V1. समझ रहे हैं ना? V1 के बाद ing जोड़कर हम इसे बनाते हैं। फिर से एक बार दोहराता हूँ, gerund क्या है? Gerund is a non-finite verb in which we have qualities of two parts of speech. Here we have verb and noun together, and that's why it is also called a verbal noun. It is made by adding ing after V1. Gerund एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जिसमें दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के गुण छिपे होते हैं। पहला होता है वर्ब और दूसरा होता है नाउन, और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? हम लोग इसे वर्बल नाउन कहते हैं। ये बनता कैसे है? ये V1 के पहले, V1 के बाद ing जोड़कर। ठीक है, एग्जाम्पल लीजिए। Walking is good for health. Walking is good for health. टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पे walking जो है वो gerund है। ठीक है, walking gerund है। यहाँ पे देखो आप, walking एक क्रिया भी है और साथ साथ ये एक नाउन भी है। यहाँ पर वॉकिंग मीन्स टहल रहा है, नहीं टहलना। समझ रहे हैं ना? ये एक नाउन भी है। दैट्स वाई ये क्या है? ये जेरंड है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन्फिनेटिव और जेरंड समझ गए होंगे। तीसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है पार्टिसिपल। ये क्या होता है जानो आप। लाइक जेरंड, participle is also a non-finite verb in which we have qualities of two parts of speech. In gerund we have verb and noun together, whereas in participle we have verb and adjective together. And that's why this is the reason that gerund is called a verbal noun, whereas participle is called a verbal adjective. समझ रहे हैं? समझिए इस चीज़ को फिर से अच्छी तरह से। जेरंड की तरह पार्टिसिपल भी एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के गुण छिपे होते हैं। जेरंड में वर्ब और नाउन साथ साथ होता है, जबकि पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव साथ साथ होता है। और यही कारण है कि जेरंड को वर्बल नाउन कहा जाता है और पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, इस पार्टिसिपल के फिर 3 सब काइंड्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का वही स्ट्रक्चर होता है जो कि जेरंड का होता है, यानी V1 प्लस ing। अब एक सवाल यहाँ पे उठता है, यू कैन रेज ए क्वेश्चन दैट हाउ शैल वी डिफ्रेंशिएट दैट दिस इज जेरंड एंड दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। यस, यू कैन वेरी इजीली। बहुत आसान से आप इस चीज़ को कर सकते हो। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि ये जेरंड है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 सेंटेंस मैं लेता हूँ। पहला, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, एंड दूसरा, ही इज़ वॉकिंग इन द गार्डन। दोनों सेंटेंसेस में वॉकिंग आया है, आप लोग देख रहे हो। लेकिन दोनों का अगर हिंदी रूपांतरण हम करते हैं तो पहले का अर्थ आता है कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और दूसरे का अर्थ आता है कि वह फुलवारी में बगीचे में टहल रहा है। तो जब किसी हिंदी शब्द के अंत में ना आ जाए वर्ब के साथ, ठीक है ना, तो वो जेरंड है। और जब रहा है, रही है, ये सब आ जाए
तो ये क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर क्या हो गया, V1 प्लस ing, जो कि जेरंड का है। लेकिन वाक्य में प्रयोग के हिसाब से हम समझ जाएंगे कि ये जेरंड है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम लोग V3 भी कहते हैं। ये वर्ब का तीसरा रूप होता है और ये 3 तरीके से बनता है। पहला, V1 के बाद डी लगाकर, जैसे लव, लव्ड, लव्ड। दूसरा, V1 के बाद में डी लगाकर, लव, लव्ड, लव्ड। और दूसरा, V1 के अंत में ईडी लगाकर, जैसे लुक, लुक्ड, लुक्ड। और तीसरा, सम अदर फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे ना हम लोगों ने डी लगाया है ना ईडी लगाया है। इसका यूज़ होता है परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। यानी V3 जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है क्या, वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का। तीसरा पार्टिसिपल का फॉर्म है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हैविंग, HAVING, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, हैविंग टेकन परमिशन फ्रॉम माई फादर आई वेंट टू मुंबई। तो यहाँ पे हैविंग टेकन जो है वो क्या हो गया, वो परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जाना। अगर कोई भी आपको सवाल दिमाग में आए, इफ़ यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट प्रॉपरली, you can raise questions in the next class. Thank you.